हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के सोशल स्टडीज का हिंदी मीडियम मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि फाइनल टर्म के लिए है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट जो है वो ए है, यानी कि भाग क है, जो कि एक एक नंबर के 12 जो है वो एमसीक्यूज आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है, कौन सा युग्म प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन सा जो है मतलब जोड़ा, ठीक है, वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो मिट्टी और जमीन प्राकृतिक है, ठीक है, पानी और खनिज जो है वो भी प्राकृतिक है, आदमी और पानी भी प्राकृतिक है, जबकि रेडियो और टीवी प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा जल का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? जल का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, वर्षा, नदी, पानी की टंकी या भूजल? तो पानी की टंकी जो है वो नहीं है। ठीक है, अगला है, कौन सी फसल अनाज नहीं है? इनमें से कौन सी फसल अनाज नहीं है? जूट। ठीक है, कौन सी आपदा प्राकृतिक है? इसमें से कौन सी आपदा प्राकृतिक है? सुनामी, युद्ध, औद्योगिक दुर्घटना यानी इंडस्ट्री से अगर कोई मतलब एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, या आतंक। तो सुनामी जो है वो प्राकृतिक आपदा है, बाकी मानव निर्मित आपदा है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यानी जिनसे ऊर्जा जो है वो नहीं मिलती? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या लोहा? तो लोहा से जो है वो ऊर्जा नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का कोयला सबसे अच्छा है? तो एंथ्रासाइट कोयला जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रमुख स्रोत कौन सा नहीं है? ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रमुख स्रोत कौन सा नहीं है? पुस्तकें भी है, सरकारी दस्तावेज भी है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी है, शिलालेख जिसे कि इंस्क्रिप्शन बोला जाता है वो नहीं है। बिरसा मुंडा ने विद्रोह किस क्षेत्र में प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा ने ये जो विद्रोह है ये छोटा नागपुर जो है वहां पर जो है वो स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं था? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, महाराजा प्रताप या नाना साहेब? तो महाराजा प्रताप। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। है नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा नेता भारतीय सुधारवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो इसमें से कौन सा जो है वो भारतीय सुधारवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? राजा राम मोहन रॉय, एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या एओ ह्यूम? तो एओ ह्यूम जो है वो भारतीय सुधारवादी आंदोलन के हिस्सा नहीं रहे कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक सोसाइटी की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। शाहजहांबाद किस शहर का पुराना नाम है? तो ये दिल्ली का पुराना नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, किसने कहा भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है? तो ये बात जो है ये कही थी जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 किस विषय से संबंधित है? तो ये हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग ख आ जाता है जो कि भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और सही गलत बताना है। चीड़, फर, देवदार और शाहबलूत ये कैसे वनस्पति हैं? तो ये पर्वतीय वनस्पति हैं। ठीक है, पर्वतीय वनस्पति। अगला प्रश्न है, रेशेदार फसलें दो प्रकार की होती है, कपास और जूट। ठीक है, चाय और कॉफी की खेती के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है, गलत है। ठीक है, ये वाला है। बाढ़, वर्षा, सुनामी, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न 3 आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न है। प्रवासी पक्षी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षी क्या है और वो कहाँ से आते हैं? तो प्रवासी पक्षी जो है पक्षियों की वे प्रजातियां हैं जो भारत में बड़ी संख्या में आती है। ये ठंडे क्षेत्रों जैसे कि साइबेरिया, चीन आदि से आते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में लौह अयस्क यानी कि कच्चा लोहा जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है आपने। ठीक है, नदियों और नहरों का महत्व बताना है। तो मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही नदियों और नहरों के आसपास जो है वो रहने लगा है। ठीक है, मतलब शुरुआत से ही जब वो नदियों और नहरों के पास रहता आया है। नदियों और नहरों के पानी का उपयोग जो है
वो सिंचाई के लिए या जो दूसरी मानवीय गतिविधियां हैं जैसे कि खाना पकाना, पानी पीना, इनके लिए जो है वो किया जाता रहा है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है, उन महत्वपूर्ण कारकों के नाम लिखिए जो जल विद्युत यानी पानी से बनने वाली बिजली उत्पादन के लिए अनुकूल है। ठीक है, तो जल स्रोत जो है वो 12मासी प्रकृति का होना चाहिए, ताकि जो है 12मासी प्रकृति का मतलब हर टाइम उसमें जो है वो पानी जो है वो होना चाहिए, ताकि पानी जो है बिजली जो है वो बनाई जा सके। पानी के रास्ते में आवश्यक ढलान या ऊंचाई होनी चाहिए, क्योंकि पानी जब बच्चों ऊंचाई से गिरता है तो ही जो है वो जो उसकी जो टरबाइन होती है वो घूमती है। ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जो है उसमें उपलब्ध होना चाहिए। बांध के पीछे जलाशय या पानी लेने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। क्षेत्र में बिजली की मांग भी होनी चाहिए। ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे से बचने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। सूखा यानी कि जब बारिश नहीं होती, ठीक है, तो सूखा यानी ड्राउट, ठीक है, तो वो हो जाता है, तो उसके लिए क्या क्या कदम उठा सकते हो। पानी का सूझबूझ करके उपयोग करना चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अधिक से अधिक जो है वो पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है वो बारिश लाने में सहायता करते हैं। सूखाग्रस्त प्रदेश में ऐसी फसलें उगाएं जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है, जैसे मक्का, बाजरा, दालें। ठीक है, मतलब या तो वो क्वेश्चन करना है, या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें समाप्त होने वाले संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग क्यों करना चाहिए। तो क्योंकि ये संसाधन जो होते हैं ये सीमित भंडार में होते हैं, और अगर एक ही शताब्दी में लगभग 80% जीवाश्म ईंधन जो है वो समाप्त हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये समाप्त हो जाएंगे। हमें इन संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, ताकि इनका उपयोग जो है वो लंबे समय तक किया जा सके। नेक्स्ट जो है वो मानचित्र है, तो जिसमें कि 10 जो है वो आपसे जगह पूछे गए हैं, जिसमें से सिर्फ 7 जगह को आपने जो है वो बताना है। ठीक, सबसे पहली जगह जो है वो है काली मिट्टी का क्षेत्र। काली मिट्टी का क्षेत्र बच्चों महाराष्ट्र में जो है वो मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया है सोना उत्पादक क्षेत्र, तो सोना जो है वो कोलार और हत्ती जो कि कर्नाटका में है उधर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमसे पूछा गया है वो है दक्षिण भारत में कॉफी उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो दक्षिण भारत जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा कॉफी उत्पादक क्षेत्र जो है वो कोडगु और नीलगिरी। कोडगु जो है वो कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटका में। ठीक है, और जो नीलगिरी है वो कहाँ पर पड़ता है, वो पड़ता है हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है वो है भोपाल शहर जो है वो कहाँ पर है, तो भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद हमसे पूछा गया है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपको जो है वो इधर देखने को मिलेगा। भाखड़ा नांगल बांध जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध। राजस्थान में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, तो अभ्रक होता है बच्चों मिक्का, तो वो हमें अलवर में देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान हमारा ये रहा, अलवर में जो है वो हमें मिक्का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गया डिस्ट्रिक्ट, यानी गया का स्थान जो है वो कहाँ पर है, तो वो गया जो है वो बिहार में है। फिर है डेल्टाई वनस्पति वाला क्षेत्र, तो डेल्टाई वनस्पति वाला क्षेत्र जो है, जो ये आपको ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, ये सारे जो है वो डेल्टाई वनस्पति वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है खंड ग जो कि इतिहास है, और इसमें जो है आपको जो है वो इसको फिल करना है। ठीक है, भूमि मापने की मानक इकाई जो है वो हेक्टेयर है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, ये गलत है। ठीक है, फिर है राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से किस डैश को अवैध घोषित कर दिया गया, सती प्रथा को। ठीक है, सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। 1843 ईस्वी में सरकार ने भारत में डैश को समाप्त कर दिया, किसको समाप्त कर दिया, दास प्रथा को। ठीक है, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। निम्नलिखित सवालों का जवाब दे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने निम्न जाति के लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया तथा उसका भावार्थ क्या है, मतलब उसका अर्थ क्या है, भाव क्या है। महात्मा गांधी ने निम्न जाति के लोगों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका भाव है परमात्मा के बच्चे, यानी भगवान के बच्चे। भारत में सिविल सर्विस का संस्थापक कौन था, तो भारत में सिविल सर्विस के संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है,
अगला प्रश्न जो है वो 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है। रेगुलेटिंग एक्ट से क्या भाव है? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है उससे हमारा क्या मतलब है? 1773 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी ईस्ट कंपनी के कार्यों की जांच करने के लिए एक एक्ट पास किया गया और इसे ही रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके कार्य की जांच करने के लिए ये बनाया गया था। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश संसद को भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच करने का अधिकार मिल गया। बंगाल में गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों की एक काउंसिल स्थापित की गई और इसे शासन प्रबंध के सभी मामलों के निर्णय बहुमत से करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, कि बहुमत से जो है वो मतलब काम कर सकते हैं। गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को युद्ध, शांति, राजनीतिक संधियों के मामले में बंबई तथा मद्रास की सरकारों पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार था। या तो ये क्वेश्चन करना है या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। समाज में सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, दासता यानी दास प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, बहु विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध पर एक नोट लिखो। तो प्लासी का युद्ध बच्चों 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया, ठीक है यहाँ पे इंडिया आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला उनके बीच लड़ा गया। ये नवाब कई कारणों से अंग्रेजों से नाराज थे। उसने कासिम बाजार पर हमला करके अंग्रेजों को बड़ी हानि पहुंचाई। इसका बदला लेने के लिए क्लाइव ने षड्यंत्र द्वारा बंगाल के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। जब लड़ाई आरंभ हुई तो मीर जाफर युद्ध के मैदान में एक और खड़ा रहा और इस विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला का साहस टूट गया और वह युद्ध भूमि से भाग गया। मीर जाफर के पुत्र मीरेन ने उसका पीछा किया और उसका वध कर दिया, यानी कि उनको मार डाला। ऐतिहासिक दृष्टि से यह युद्ध अंग्रेजों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अंग्रेज बंगाल के वास्तविक शासक बन गए और उनके लिए भारत जो है वो विजय के द्वार खुले हुए थे। ठीक है, या खुल गए। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 1857 ईस्वी के विद्रोह के कौन से 2 राजनीतिक कारण थे? तो इसके जो 2 राजनीतिक कारण थे वो थे, लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब की पेंशन बंद कर दी और डलहौजी ने अवध के जो नवाब थे, ठीक है, जो थे वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर अवध की को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। इससे जो है वो भावना जो है वो विद्रोह की भावना भड़क उठी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र या पत्रिकाएं तथा सूचना पत्रिकाएं इतिहास लिखने के लिए कैसे सहायक जो है वो होती है? आधुनिक काल में भारत में भिन्न भिन्न भाषाओं में बहुत से समाचार पत्र, ठीक है, मैगजीन्स वगैरह जो है, ठीक, ये सब जो है वो छपते हैं। इनमें से द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया आदि समाचार पत्र जो है वो आज भी छपते हैं। ये समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं हमें आधुनिक काल की कई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देता है। अगला प्रश्न है पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के प्रभाव लिखो। ठीक है, वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है। तो शिक्षा प्रणाली जो महंगी होने के कारण ज्यादातर लोग जो है वो पढ़ नहीं पाए तो अनपढ़ रह गए। अंग्रेजी सरकार ने उच्च शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं का विकास नहीं हो पाया और जिससे भारतीयों का उच्च शिक्षा से संपर्क जो है वो टूट गया, मतलब हाई एजुकेशन नहीं ले पाए। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को विदेशी इतिहास पढ़ने का अवसर मिल गया, क्योंकि लोग पढ़ लिख गए थे तो वो वहां के इतिहास को जान पाए। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार से भारत में अंधविश्वासों को समाप्त करने में भी सहायता मिली और इसके अलावा जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसने भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति जो है वो उत्पन्न कर दी, जिससे कि वो गुलामी से मुक्ति पाने में सफल हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील विद्रोह पर एक नोट लिखे। ठीक है, तो नील विद्रोह जो है वो नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा नील उत्पादन पर अधिक लगान के विरोध में किया गया। ठीक है, कि नील उत्पादन जो है उस पर जो है वो ज्यादा टैक्स लगाया गया था, उसके विरोध में किया गया। 1858 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक के बीच बंगाल तथा बिहार के एक बहुत बड़े भाग में नील विद्रोह जो है वो हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? बंगाल और बिहार में। यहाँ पर किसानों ने नील उगाने से इनकार कर दिया। सरकार ने उन्हें बहुत डराया धमकाया, परंतु वे अपनी जिद पर अड़े रहे। जब सरकार ने कठोरता से काम लिया तो वे अंग्रेज काश्तकारों की फैक्ट्री पर हमला करके लूटमार करने लगे। उन्हें रोकने के लिए सभी सरकारी प्रयास जो है वो असफल रहे।
1866 से 68 ईस्वी में नील की खेती के विरुद्ध बिहार के जो चंपारण जिला है वहां पर विद्रोह शुरू हुआ। यह विद्रोह 20वीं शताब्दी के तो 1866 से 68 के बीच में नील की खेती के विरुद्ध बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है, विद्रोह जो है वो शुरू हो गया और यह विद्रोह जो है वो 20वीं शताब्दी के आरंभ तक जो है वो जारी रहा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है वो समर्थन में गांधी जी जो है वो आगे आए और उन्होंने इस समस्या का जो है वो समाधान निकालने की कोशिश की और इस समस्या का समाधान जो है वो हो सका। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है कि नामधारी आंदोलन की स्थापना कब, कहां और किसके द्वारा हुई। तो नामधारी आंदोलन की स्थापना जो है वो 13 अप्रैल 1857 को लुधियाना के भैणी साहिब में श्री सतगुरु राम सिंह जी द्वारा जो है वो की गई। भाग जो है वो घ होगा ये, ठीक है, भाग घ जो है वो नागरिक विज्ञान है यानी सिविक्स है। भारत में संविधान जो है वो सर्वोच्च शक्ति है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद है शिक्षा का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, तो ये बिल्कुल सही है। वित्त विधेयक को केवल डैश में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो वित्त विधेयक बच्चों सिर्फ लोकसभा में ही जो है वो पास किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, लोकसभा। ठीक है, सिर्फ लोकसभा में पास जो है वो किया जा सकता है। डैश भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। 2-2 नंबर का ये प्रश्न है। कानून का महत्व क्या है? तो नागरिक जीवन जीने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। हमें किसी भी संगठन को नियंत्रित करने के लिए कानून की जरूरत होती है। ठीक है, बिना कानून के जो है वो कोई भी संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक नियम के अनुसार काम नहीं करेगा। ठीक है, अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत है उसको किस नियम के द्वारा जो है वो खत्म किया गया है? अनुच्छेद 17 के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है। यहाँ पर आपको जो है वो 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 3-3 नंबर के प्रश्न है, इंटरनल चॉइसेस हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो बच्चों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक संवैधानिक कमेटी जो है उसका गठन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कमेटी के यानी जो संविधान सभा है उनके स्थायी प्रधान चुने गए। यह संविधान सभा पूर्ण संप्रभुता संपन्न थी। मसौदा कमेटी का गठन तथा संविधान का निर्माण, संविधान को नियमित रूप देने के लिए 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, उसका गठन किया गया था, मतलब कह सकते हो। ठीक है, और इसके प्रधान जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस मसौदा कमेटी ने भिन्न भिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके अन्य देशों के संविधानों से जो भी अच्छे सिद्धांत लगे उनको अपना लिया। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, बट इसे लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लोकतंत्र पर जातिवाद का क्या प्रभाव है? तो जाति के आधार पर राजनीतिक दल जो है वो बन रहे हैं। चुनाव के दौरान जो है वो जाति के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं और जाति के आधार पर हिंसा और दंगे जो है वो भी हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कैसे? तो अधिकार और कर्तव्य जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब अगर हम सिर्फ अधिकार की बात करें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें कोई ना कोई कर्तव्य जो है वो करना पड़ेगा। कर्तव्यों के बिना अधिकार और अधिकारों के बिना कर्तव्य का कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए आमतौर पर यह कहा जाता है कि एक नागरिक के अधिकार दूसरों के कर्तव्य होते हैं। ठीक है, अगर हम अपने अधिकारों का आनंद लेते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, मतलब अपने अपने जो है वो राइट्स तो हमें पता है लेकिन अपने ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते, तो इसका मतलब ये होगा कि हम अन्य नागरिकों के अधिकारों से उनको वंचित कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक नागरिक को अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है ना, जीवन जीने का अधिकार है हम सबको, इसलिए यह उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, उनके जान को नुकसान ना पहुंचाए। अतः यह स्पष्ट है कि अधिकार और कर्तव्य जो है वो दोनों बहुत ही घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो कि है आपराधिक मामले क्या होते हैं, दीवानी और फौजदारी मामलों में क्या अंतर है? तो आपराधिक मामले जो है ये मामले होते हैं लड़ाई झगड़े, विवाद और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर कोई शारीरिक चोट, शरीर के किसी अंग को क्षति यानी चोट पहुंचती है तो ऐसे मामले जो है वो आपराधिक मामले माने जाते हैं। ठीक है,
या जिसको हम फौजदारी मामले भी कहते हैं। दूसरा होता है दीवानी मामले। आम लोगों से जुड़े मामले जो है वो दीवानी मामले कहलाते हैं। इनमें जो है वो मौलिक अधिकार, विवाह, तलाक, संपत्ति, भूमि विवाद आदि से जुड़े मामले जो है वो आते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।